नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी दो पल सुकून के भाग 21। रामस्वरूप जी कहने लगे, बेटा मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक बार प्रकाश के घर में जाकर उसके माता पिता से मिल लिया जाए। उनसे खुलकर बात करने पर प्रकाश के विषय में विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। ऐसे में हमारे मन में व्याप्त शंका निर्मूल हो जाएगी। अगर हमें ठीक ठाक सा लगा तो हम लोग इस विषय पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी विषय पर गहराई से खोज खबर किए बगैर किसी भी निर्णय में पहुंचना सही नहीं होता। इस कारण मेरे मन में यह सुझाव आया कि क्यों ना एक बार उनके घर में जाकर पता की जाए कि प्रकाश अपने विषय में जो भी कुछ कह रहा है कहाँ तक सही है। अगर हमें लगा कि प्रकाश सचमुच एक उचित सम्मत पात्र है तो हमें उनके साथ रिश्ते जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में मेरे मन में सुझाव आया कि क्यों ना एक बार उन लोगों से मिलकर आएं, उनके खोज खबर ली जाए। उसमें एक बात और है कि हम लोग उनके बेटे से अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं, तो कम से कम उनके भी तो सहमति होने चाहिए। इन सब विषय को सोचकर मैं आज उनके घर में जा रहा हूँ। अगर सचमुच कोई सुराहा होती है तो अच्छी बात है। अंजलि मन ही मन सोचने लगी, बाबूजी के कथन बिल्कुल सही है। भला ही हम दोनों में प्यार हो गई है, मगर सभी माता पिता चाहते हैं कि लड़के के विषय में पूरी जानकारी हासिल कर ली जाए, क्योंकि सभी माता पिता के लिए बेटी के विदाई न केवल एक बड़ी चुनौती है, वहीं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। दोनों पथ चलते चलते अपने गंतव्य स्थल में पहुंच गए। अंजलि के बताए हुए पते की अनुसार शहर के एक किनारे पर छोटे से बागीचे के पास सदानंद जी का मकान। ऐसे में पिता रामस्वरूप जी कहने लगे, बेटा तुम्हें इस वक्त उनके घर पर नहीं जाना चाहिए। था तुम यहाँ पर इस बगीचे में जो बच्चे लोग खेल रहे हैं इनके साथ रहकर समय बिताओ। मैं खुद जाकर उनसे मिलकर आऊंगा, देखते हैं कि उनके मन में क्या विचार है। ऐसे में अंजलि वहां बागीचे में रह गई और पिता रामस्वरूप जी बगीचे के पास स्थित सदानंद जी के मकान में पहुंचे। वहां पर अपना परिचय देने पर सदानंद जी तथा उनके पत्नी मृदुला देवी आंतरिकता व्यक्त करते हुए सम्मान पूर्वक उनके स्वागत करते हुए शिष्टाचार पूर्वक अपनी कर्तव्य निभाने की कोशिश करते हैं। बातों बातों में रामस्वरूप जी उनसे बहुत सारी विषय में चर्चा करने लगे और समय के साथ साथ प्रकाश और अंजलि के बीच चल रही प्रसंग के भी वर्णन करते हुए अपने सारे कथा सुनाए, जो मूल रूप से प्रकाश और अंजलि की प्यार की कहानी है। पूरी बात सुनने के बाद सदानंद जी कहने लगे, रामस्वरूप जी आप हमारे घर में पधारे हैं, यह हमारे परम सौभाग्य है। हम लोग भी चाहते हैं कि प्रकाश का समय से शादी ब्याह हो जाए, परंतु हम लोग किसी को जोर पूर्वक शादी के बंधन में कैसे बांधे। आज उसके पास सब कुछ होते हुए भी वह आवारा की तरह घूम फिर कर काम करता है और अलग से कमरा किराए में लेकर रहता है। यह मकान तो उसका ही खरीदी हुई है। हम लोग जब गांव में रहते थे तो उसने यह मकान खरीद करके हमें यहाँ पर लेकर आ गया। हमने कहा कि तू भी हमारे साथ रहा कर। कुछ दिन तक यहाँ पर हमारे साथ रहा, फिर हमने कहा कि तू शादी वगैरह कर ले, परंतु उसका कहना है कि इतने कम आमदनी पर घर कैसे चलेगा। तब तक विकास को सरकारी नौकरी मिल गई, 84 की नौकरी। उसने विकास की शादी करवा दी। हमने रोकने की कोशिश की ताकि पहले बड़े भाई के शादी हो, बाद में छोटे का, मगर वह हमारे बात मानने को तैयार ही नहीं हुआ और कहने लगा, मैं इतनी कम आमदनी के भरोसे में किसी लड़की से शादी करके सभी को परेशानी में नहीं डालना चाहता। हम लोग तो परेशान रहते हैं, साथ में किसी और को भी परेशानी में डालना है। मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। इस पर हम लोगों ने विकास के शादी करवाने की विचार को भी त्याग दिया था। ऐसे में उसका कहना था कि घर में आप लोगों के देखभाल करने वाले भी तो कोई होनी चाहिए। कम से कम विकास की शादी करवा दी जाए ताकि आप लोगों के सेवा में कोई कमी ना रहे, और जिस दिन मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगा उस दिन शादी करूंगा। पहले एक बड़ा सा मकान बनाऊंगा, आप लोगों को भी उसमें लेकर चलूंगा, फिर शादी करूंगा। ऐसा कहते कहते समय बीतता जा रहा है। कभी कभी जब घर में आता है तो हम लोग उसे कहते हैं
कि ऐसा कहते कहते तो समय बीतता जा रहा है, तू कब शादी करेगा? तो कहता है कि जब भगवान की मर्जी होगी तब होगी। ऐसे परिस्थितियों में हमारे पास आपको कहने को कोई जवाब नहीं है। अगर हम लोग चाहे तो इस मकान को भी बड़ा कर सकते हैं, इसे पूरी तरह से तोड़कर फिर से मजबूत नींव के साथ 2-3 मंजिला बना सकते हैं, क्योंकि यह मकान पुख्ता नहीं है, कमजोर नींव पर बनी हुई है। अतः इसे तोड़कर बनवाने होंगे, मगर उसके लिए भी बहुत से पैसा की जरूरत है। ऐसे में प्रकाश का कहना है कि इतने सारे पैसे कहाँ है कि इसे तोड़कर नई नींव डालकर बनाया जाए। इसे बनवाने में बहुत से पैसा लगेंगे, इतने सारे पैसे हमारे पास कहाँ है? ऐसे तो उसका कहना भी सही है। विकास एक चापरासी की नौकरी करता है, उसे जो तनख्वाह मिलती है उससे मुश्किल से हमारे परिवार चलती है। ऊपर से प्रकाश भी हमारी मदद करता है। उसका कहना है कि आप लोगों के प्रति मेरी भी तो कोई कर्तव्य है। अब उसका विचार ही कुछ ऐसी है, तो हम लोग भला क्या कहें? अब तो ईश्वर ही जाने आगे क्या होगा। वार्तालापों की दौर चलता रहा। तभी प्रकाश के माताजी चाय लेकर वहां पर पहुंच गई और कहने लगी, बचपन से ही उसे बड़ा आदमी बनने का इच्छा रहा। पढ़ाई में बहुत तेज था, इसलिए कम उम्र में ही गांव छोड़कर शहर में आ गया। यहाँ पर पढ़ाई किया, फिर उसे नौकरी लगी, लेकिन वह अपने नौकरी से खुश नहीं है। कहता है कि अच्छा नौकरी मिलने पर यह नौकरी छोड़ दूंगा। अब ईश्वर ही जाने कब उसे एक अच्छी नौकरी मिलेगा और कब वह एक बड़ा मकान बनाएगा और शादी करके घर बसाएगा। जिस उम्र में उसे शादी करके घर बसाना चाहिए था, अपने से 5 से 6 साल छोटे भाई की शादी करवा दी और उसके घर बसा दिया। उसे कहता है, तू शादी कर ले, तू और तेरी पत्नी घर में रहकर माता पिता की सेवा कर। मैं तो तब शादी करूंगा जब मुझे कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, मुझे मोटी रकम तनख्वाह मिलेगी। ऐसे छोटे मोटे नौकरी में भला क्या होता है? उल्टा हमें कहता है कि आप लोग चिंता ना करें, मुझे मालूम है कि विकास को तनख्वाह कम मिलते हैं, घर परिवार चलाने में तकलीफ होगी। हर महीने मैं आपको कुछ ना कुछ पैसा दिया करूंगा ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। इस तरह हर महीने कुछ ना कुछ पैसा हमें देता रहता है, मगर जब भी हम लोग उसे शादी करने की बात कहते तो टाल देता। अब पता नहीं उसे कब एक अच्छी सी नौकरी मिलेगी और बड़ा सा मकान बनाएगा और कब शादी करके घर बसाएगा। वार्तालापों के बीच रामस्वरूप जी उनके घर के चारों ओर को अवलोकन करते रहे, साथ में छोटे भाई तथा उसके पत्नी और बच्चे लोगों के भी, जो बहुत ही साधारण सी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे में रामस्वरूप जी मन ही मन सोचने लगे, मैं भी तो एक 4th क्लास स्टाफ हूँ, जीवन भर रेलवे में नौकरी किया, पर अपने लिए एक मकान तक भी नहीं बना सके। यह लोग तो फिर भी अच्छे हैं, प्रकाश कम से कम एक मकान तो बना लिया। वह उसमें नहीं रहता है, वह उसकी विचार है। हालांकि यह मकान बहुत ही छोटा है, जहां पर इतने लोग एक साथ नहीं रह सकते। अगर फिर से तोड़कर बड़ा बना सकते तो ठीक है, लेकिन उसके लिए पैसा भी तो बहुत चाहिए, मगर हमने तो अपने जीवन में इतना भी नहीं कर सके। गांव से शहर में आकर पढ़ाई करके इतने कम दिनों में इतना कुछ किया, ऊपर से भाई के संसार कहे या माता पिता के कहे, उसमें कुछ योगदान भी देता है। अगर वह स्वार्थी किस्म का होता तो खुद ही शादी करके यहाँ पर रह जाता, आज उसके भी एक हंसता खेलता परिवार होता। परंतु उसकी विचारधारा ने क्रमशः उसे पीछे धकेल रही है। उसके परिवार वाले भला ही ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, परंतु उन्नत विचार के धनी है। किसी के आर्थिक परिस्थितियां एक अलग बात है और रहन सहन में रुचि दिखाना अलग बात है। यह लोग सचमुच अच्छे हैं। वैसे तो प्रकाश लड़का भी अच्छा है, लेकिन अब यहाँ पर सारी बातें करना उचित नहीं होगा। ऐसा करते हैं कि उन्हें हमारे घर पर निमंत्रण देते हैं, ताकि वहाँ पर बैठकर सारी बातें करेंगे। बातों बातों में रामस्वरूप जी सदानंद जी को कहने लगे, चलिए हम लोग थोड़ा बाहर निकाल कर बातें करते हैं। दोनों टहलते टहलते बगीचा तक आ गए।
रामस्वरूप जी वहां पर कुछ देर तक बैठे बातें करते हुए उन्हें अपने घर की पता ठिकाना विस्तृत रूप से देकर कहने लगे, मैं अपनी तरफ से आपको अनुरोध करता हूं कि अगले संडे अर्थात रविवार के दिन आप लोग हमारे घर पर पधारे, साथ में आपके मैडम जी को भी लेकर आना, विकास को भी लेकर आ जाना, ताकि वहां पर बैठकर ढेर सारे बातें करेंगे। रामस्वरूप जी वहां से विदाई लेकर अपने घर की ओर चलने लगे और मन ही मन सोचने लगे, हम लोग कोई अमीर परिवार से तो नहीं है, गरीबी की झलक हमारे चाल चलन में साफ दिखाई पड़ते हैं। लंबे समय से रेलवे में नौकरी कर रहा हूँ तो गुजारा हो रही है, एक ही बच्ची है, अगर 2-4 और होती तो ना जाने क्या हाल होते। आज कोई साल हो गई है कि अंजलि की नौकरी लग गई है, तो उसका खर्चा वह खुद ही चला लेती है। अगर ऐसी ना होती तो हम क्या करते? हमारे आर्थिक हालत भी ऐसा उच्च दर्जे का नहीं है। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।